अस्सलाम वालेकुम। शराय दसूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। फैज़ाबाद धरना केस, फैज़ाबाद धरना केस जो है पाकिस्तान की तारीख के अंदर उसने बहुत सारे रंग दिखाए हैं। पहले फैज़ाबाद धरना, फिर उस फैज़ाबाद धरना केस, और फिर उसके बाद पाकिस्तान की सियासत पर उसके असरात, फिर जस्टिस काजी फ़ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस, और फिर उस रेफरेंस के अंदर जो कुछ हुआ उसमें उसके बाद से उसका इम्पैक्ट अदलिया के ऊपर भी आया, अदालत तकसीम हुई, और फिर उसके बाद जो है वो एक तवील अरसे तक 5-4 साल तक ये मुकदमा नहीं लगा, और अब 28 सितंबर को ये दोबारा मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। मुझे याद पड़ता है कि अबसार आलम जो हैं वो हमारे सीनियर हैं, और इन पे बाज़ का तो बहुत तनकीद होती है कि ये सहाफ़त छोड़ के इन्होंने जो है वो चेयरमैन पैमरा की जॉब संभाली। तो उस वक्त जब फैज़ाबाद धरना चल रहा था, ये चेयरमैन पैमरा थे, उस दौरान में क्या कुछ होता रहा कुछ रिकॉल करते हैं। और एक और बात भी है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है, इसके अंदर पैमरा के ने एक रिव्यू दाखिल किया है। अब तो ज़ाहिर है कि ये चेयरमैन पैमरा तो नहीं है, तो पैमरा जो है वो अपना मुकदमा लड़ेगा। तो उसमें पैमरा के ख़िलाफ़ क्या डायरेक्शंस आई थी और उस वक्त क्या कुछ हो रहा था, ज़रा उसके ऊपर माजी के झरोके जो हैं वो अबसार आलम साहब के साथ मिलके चलते हैं ज़रा थोड़ा सा माजी में पीछे। अबसार साहब, क्या देखेंगे माजी के झरोकों में से? कोई मुस्तकबिल की उम्मीद, अच्छी तस्वीर तो नज़र नहीं आएगी। मुस्तकबिल की उम्मीद तो रखनी चाहिए, लेकिन जिस रास्ते पे चल रहे हैं मुस्तकबिल बेहतर कोई लग नहीं रहा। किस रास्ते पे चल रहे हैं अब? तो हाइब्रिड रास्ता, हाइब्रिड। पिछले 6 साल 3 महीने से हम हाइब्रिड रास्ते पे चल रहे हैं, जिसमें 4 वज़राए आज़म आ चुके हैं, शाहिद खाकान अब्बासी, इमरान खान, शहबाज शरीफ और अनवारुल हक काकड़। और देख लें 2017 में हालात क्या थे और आज क्या है। नहीं तो डायरेक्ट रिजल्ट है डॉक्ट्राइन का और हाइब्रिड निज़ाम का। नहीं तो शाहिद खाकान अब्बासी हाइब्रिड निज़ाम हाइब्रिड बिल्कुल कैसे? हाइब्रिड था, इसमें कोई शक वाली बात कैसे? नहीं। आप देख लें उस वक्त क्या क्या हुआ। ये जो आप धरने वाली बात करें उसी वक्त हुआ है ना। हाँ, 2017। और उस वक्त उनके इख्तियार में कुछ नहीं था, वो धरने वालों को उठा नहीं सके, वो ऑपरेशन नहीं कर सके एक। और ऑपरेशन जब शुरू हुआ तो फिर रोकना पड़ा उनको, और मुज़ाकरात करने पड़े, और वज़रा को मुस्ताफ़ी करवाना, पहले वज़रा को भिजवाना पड़ा, फिर मुस्ताफ़ी करवाना पड़ा। तो क्या उनके पास इख्तियार था? और इख्तियार था भी तो मुझे नहीं पता उन्होंने इस्तेमाल कभी करने की कोशिश भी की है कि नहीं। कि मैं आपको एक वाक़या सुना देता हूँ। नहीं, आप देखें ना, ये सामने जो बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग में उनका ऑफिस था, PM ऑफिस, PM सेक्रेटेरिएट में इनका ऑफिस था। यहीं पे मीटिंग थी, पैमरा चेयरमैन को उन्होंने बुलाया कि सारी मिनिस्ट्री, जब उन्होंने वजारत उज़्मा संभाली तो तमाम मिनिस्ट्रीज़ को बारी बारी बुलाया ब्रीफिंग के लिए कि आए ब्रीफिंग दें। तो हम भी गए, और सारी मैंने अपनी किथा जो चल रहा था उस वक्त मुझ पर, जिस तरह कॉलें आ रही थी और जिस तरह दबाव डाला जा रहा था, और किसकी कॉलें आ रही? सबकी, जनरल फैज़ की आती थी, और भी ब्रिगेडियर जाहिद था यहाँ पे, कर्नल लियाकत था, ISPR के थे सारे। तो वो चलते ही रहता था ना, हमारे बहुत मसले चल रहे थे। मैं आपको थोड़ी सी तफसील बाद में बता दूंगा, पहले मीटिंग का बता दूं। तो मैंने उन्हें बताया कि जी हमने ये किया, ये करना चाह रहे हैं, और ये हमारा हाल है। उन्होंने कहा जी आप बताएं आपको रुकावट किस चीज़ से है। मैंने अदलिया के प्रॉब्लम बताए, मैंने एजेंसीज़ के बताए, फेडरल गवर्नमेंट के बताए, सूबाई हुकूमतों के बताए, मीडिया चैनल के बताए कि मालिकान हमारी बात नहीं सुनते, एंकर्स नहीं सुनते। उनका जी एक बताएं क्या सबसे बड़ी रुकावट क्या? मैंने कहा सबसे बड़ी रुकावट ISI है। एक मीडिया कंट्रोल करने के वजह से एक रियासती इदारे को, सिविलियन इदारे को वो बनना नहीं देना चाहती। वो चाहती है ये तबाह हो जाए मज़ीद। हाँ। और अगर ये कुछ बनने की, बेहतर होने की कोशिश करे तो उसको बेहतर ना होने दिया जाए। मैंने कहा मेरे अल्फाज मिनट्स में शामिल किया जाएँ मीटिंग की। ये प्राइम मिनिस्टर के साथ, मैंने कहा पूरी मीटिंग में मैंने कहा, मैंने कहा ये मेरे कमेंट्स, मेरे रिमार्क्स, मेरी दरख्वास्त, मेरी प्ली मिनट की जाए, रिकॉर्ड पे लाई जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि ISI मुझे काम नहीं करने देती, और ISI ही अदलिया को भी नहीं काम करने देती। हमारे ख़िलाफ़ जो कुछ अदलिया में हो रहा है वो भी ISI करवा रही है। मैंने ये भी कहा। तो क्या हो रहा था कुछ उन्होंने, उसके बाद उनकी आवाज़ें नहीं निकली, एक लफ्ज़ नहीं बोले वो। अच्छा। वो आखिर में था उसके, हमारी ब्रीफिंग के, एक लफ्ज़ उनके मुंह से नहीं निकला। मैं उनके मुंह की तरफ देखता रहा कि कुछ कहेंगे कि हाँ हम आपको सपोर्ट करते हैं, मैं बात करूँगा। उन्होंने ये फिर मैंने ही कहा, मैंने कहा जी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बनाई गई ऐसी काम के लिए कि वहाँ वो सरबराहान भी होते हैं अफवाज के, आप लोग भी होते हैं, वहाँ मेरा केस भी कोई लड़े।
वहाँ उनको बताएं कि यार आप क्यों एक सिविलियन इदारे को तबाह करने पे सारे तुले हुए हैं, कोई और काम कर लें बेहतर इस मुल्क के लिए। एक इदारा बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, अपनी सारी ज़िंदगी की मेहनत की कमाई, प्रोफेशनल और फाइनेंशियल कमाई छोड़ के यहाँ आया हूँ कि चलो मैं आप कंट्रीब्यूट करूँ कुछ सोसाइटी में वापस, तो मुझे कर लेने दें। क्यों नहीं करने दे रहे आप? नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में वो मसला उठाएं, चुप। मैंने कहा, मैं समझ गया, मैंने कहा अच्छा अगर आप नहीं मसला उठाना चाहते मुझे बुला लें, मैं ब्रीफ करूँगा, मैं उन्हें कहूँगा, मैं उनकी मिन्नत कर लूँगा, भाई मुझे काम करने दें। चुप। नहीं तो अब ये आप बताइए हाइब्रिड था कि नहीं था? इमरान खान साहब का हाइब्रिड था कि नहीं था? उन्होंने खुद कहा। लेकिन आप ये देखें ना कि जब मियां नवाज शरीफ थे उस वक्त भी 2014 में जब धरना हुआ था 128 दिन वाला, ठीक है, तो उस वक्त भी तो तकारीर सारी चलती थी और सारा कुछ था, हाइब्रिड नहीं था। उनको पूरी इजाज़त थी आने की। उस और रियासत के अंदर रियासत चल रही थी जिसको नवाज शरीफ कोशिश हाइब्रिड फिर क्या है? हाइब्रिड ये है कि जब आपका वो कॉन्सेंट भी साथ शामिल हो। कॉन्सेंट आपको पता है कितना इम्पोर्टेंट होता है, इसमें हंसने की बात नहीं है। तो नहीं वो तो ठीक है। उसमें बात ये है कि जो वो था ना उस रज़ा उस वक्त रियासत के अंदर रियासत एक चल रही थी, एक साजिश चंद जर्नैल, चंद जदों और मीडिया मालिकान के साथ मिलकर कर रहे थे। उस पर नवाज शरीफ रजिस्ट कर रहे थे। नवाज शरीफ उनकी बातें तो नहीं मान रहे थे, और मुझे भी कोई प्रॉब्लम होता था, मैं नवाज शरीफ के इल्म में लाता था, उसको कुछ कोशिश होती थी कि उसको बेहतर किया जाए, जितना भी कर सकते थे। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी के दौर में जो मैंने कुछ अर्सा काम किया है, मुझे तो आपको मैंने बता दिया, एक महीने के अंदर अंदर ये धरने की बात आपने की, एक महीने के अंदर अंदर मुझे निकलवा दिया। क्योंकि मैं ये देखें, मेरा ये भी एतराज़ है, मुअज़्ज़ज़ बेंच ने फैसला दिया। वो तो ये कहते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं उतरती थी, और वो तो फिर एक लीगल प्रोसेस था ना। लीगल प्रोसेस आपको ही पता है, क्वालिफिकेशन जो मेरी थी या नहीं थी, वो अब कोई गैर जानबदार जजेस होते तो वो देखते कि अगर हार्वर्ड से पढ़े होने की भी क्वालिफिकेशन नहीं है। उस वक्त मेरा 27 साल का मीडिया का तजर्बा था, और मीडिया का तजर्बा होना ज़रूरी है पैमरा के चेयरमैन के लिए। और जिस तरह मैंने चलाया है और जितना मेरी अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी है वहाँ पे अदारे के अंदर। अच्छा, वो फाइनल हो गई सुप्रीम कोर्ट में अपील? हाँ, वो 5 साल बाद उन्होंने लगाई। यही बेंच आपका हम ख्याल बेंच था माशाल्लाह। कौन सा? वो एजाजुल हसन उसको हेड कर रहे थे, साथ शायद पता नहीं और कौन थे दो। तो उन्होंने कहा जी कि 5 साल बाद अचानक लगाई, और उनसे पूछा, मेरे उसमें से मेरी तरफ से उन्होंने कहा जी हमारा वकील जो कराची से आना है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप एक डेट मांगी नॉन प्रोसिक्यूशन पे। उन्होंने उसी वक्त ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा ख़त्म, कोई नहीं आया तो चलो भागो, कोई अपील मंजूर नहीं, केस डिसमिस्ड। तो ये आपका इंसाफ है। और 2 साल पहले लटका के रखी ताकि मैं उनकी बात मान लूँ। और कितने केसेस चलते हैं और कितने की क्वालिफिकेशन होती है जो आप इस्टेब्लिशमेंट की पॉकेट में रहें। अपना आप कुजुम सिद्दीकी साहब, इस मुल्क में आप चोरी करें, डाका मारें, आपकी कोई क्वालिफिकेशन ना हो, आप कब्ज़े कर लें, आप हराम खा लें, आपके एसेट्स बियॉन्ड मीन हो, आप इस्टेब्लिशमेंट की पॉकेट में रहें, जूते पॉलिश करें, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। इस मुल्क में आपको तरक्की मिलेगी। सिविलियन देख लें, जजेस देख लें, मीडिया देख लें, कहीं देख लें, आप देख लें, आप अभी भी देख लें। ऑफेंसिव नहीं है, ऑफेंसिव नहीं है, सच है, सच कड़वा होता है। ऑफेंसिव नहीं हूँ, मुझे नज़र आता है। मेरी और कब्र में फासला बहुत कम रह गया। मैं ऑफेंसिव नहीं हूँ। ऑफेंसिव होता मैंने, आपने मुझे कभी वायलेंट होते देखा कभी भी ज़िंदगी में? आप कितने दिहाइयों से मुझे जानते हैं। मैं बात तो करूँगा ना, ये तो ईमान का कमतर दर्जा कि मैं बात करता हूँ, मैं हाथ से किसी चीज़ को नहीं रोक सकता, तो मैं बात तो करता हूँ, तो बात तो करूँगा। तकलीफ़ ऑफेंसिव नहीं, ये तकलीफ़ है, और ये मेरी तकलीफ़ को समझेंगे तो बेहतर है। जो नौजवान नस्ल आ रही है उसकी तकलीफ़ मुझसे भी ज़्यादा है, वो मुझसे भी ज़्यादा बेटर हैं। इस मुल्क को लुटते हुए हम देखते हैं। 30-40 साल से हमने कोशिश की कि हम सीधे रास्ते पे चल पड़े, हमारा मुल्क तरक्की करे। हम उल्टा हो गए, हमारा मुल्क पूरे रीजन में, पूरी दुनिया में नीचे से नीचे चला गया। तकलीफ़ है इस चीज़ की। हाँ, इस चीज़ में मैं ऑफेंसिव हूँ। हम अपने आप को नीचे जाता देखता हूँ, अपने मुल्क को, अपने लोगों को, तो तकलीफ़ है ना। और किस चीज़ पे तकलीफ़ हो? इससे भी ना हो तो हम तो क्या हुआ क्या था एग्जैक्ट? मतलब मुझे याद पड़ता है आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। हाँ, वो धमकियाँ दी। वो जो देखें, मैं यही बात कर रहा था, ये जो मुअज़्ज़ज़ बेंच ने जो फैसला दिया है ना, इसमें कुछ हक़ाइक़ के मुनाफी बातें की गई हैं। पैमरा के बारे में आप फैज़ाबाद धरना, जी फैज़ाबाद धरना में जो पैमरा के बारे में बात की गई है, पैमरा को उन्हें 2 फेजेस में तकसीम करना चाहिए।
एक फ़ेज़ था जब मैं चेयरमैन था दिसंबर 2017 तक, एक उसके बाद का फ़ेज़ था। दिसंबर 2017 तक जो आपने चैनल्स की बात की है, जियो और डॉन को मुसलसल बंद करने की और नीचे नंबरों पे फेंकने की कोशिश होती थी, हटाने की, उनका जो ओरिजिनल नंबर है वहाँ से हटाने की। मैं उस पे वहाँ बैठ के मैं नहीं होने दे रहा था। सबसे बड़ा झगड़ा ये था, वो जो कॉल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनवाई थी वो बोल के बारे में थी। बोल का लाइसेंस मुअत्तल था और उसको हटा दिया गया था केबल से, वो फिर भी चला रहे थे, हमने केबल से हटा दिया। उस पे जब अदालत ने दोबारा बहाल कर दिया, मैंने कहा ना अदालत को भी ISI चलाती थी उस वक्त, सिंध हाई कोर्ट से उस वक्त, तो वो धमकियाँ दे रहे थे मेजर साहब हमारे एक रियासती इदारे के मुलाजमीन को कि आप कोई टांगें तोड़ दी जाएंगी, आपको गाड़ी टक्कर मार देगी अगर आपने हमारी बात फ़ौरन ना मानी। तो वो मैंने सुनवा दी, वो अप्रैल की बात है। उसके बाद भी मुसलसल इन्होंने डॉन और जियो को कोशिश की है नीचे भिजवाने की। मैंने ज़ाती रिस्क, मैंने आपको बताया, ज़िंदगी दाव पे लगा के सारा कुछ किया कि जिसका जो हक़ है वो हक़ ना छीना जाए, जो आइन और कानून के मुताबिक है काम वो हो, वो हुआ। उस पे जब तक मैं रहा हूँ जियो और डॉन नज़र आते रहे, वो पिछले नंबरों पे नहीं गए। इसलिए मीडिया थोड़ा बहुत आज़ाद था, अपनी बात कर रहा था, दूसरे टीवी चैनल भी बात कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मैं गया हूँ 15-20 दिन के अंदर अंदर जियो और डॉन बंद कर दिया गया पूरे मुल्क से। आप जाके देख लें, तारीख उठा के देख लें, आप जनवरी 2018, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2018 देख लें जाके, क्या हुआ, बंद कर दिया उन्होंने। और जब तक आपसे डॉटेड लाइन पे एग्रीमेंट नहीं करवा लिया कि आप अपनी पॉलिसी बदलेंगे, जो है हम कहेंगे वैसे चलाएंगे, तो फिर खुले जियो और डॉन। ये मेरे दौर में नहीं हुआ था, मेरे बाद में दौर में हुआ था, ये मेरे दौर तक चलता रहा। और उसमें फिर नहीं, मुझे याद पड़ता है कि फैज़ाबाद धरना केस जब ये चल रहा था तो काफ़ी मतलब पैमरा की गाइडलाइंस भी आ रही थी, और फिर ऑपरेशन जब चल रहा था उस हवाले से भी था कि उसको डिले करके या उसको इस तरह से ना दिखाया जाए कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो एक्सपोज हों। उधर से धरना मुजाहिरीन जो हैं वो बहुत तैयार थे, मास्क पहने हुए और बड़े वेरी वेल ट्रेंड। इसी जो जजमेंट है उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो CCTV कैमरा से उनकी केबल्स काट दी गई थी ताकि मॉनिटरिंग ना हो सके, अंधा कर दिया गया था। ये सारी सूरत हाल के अंदर आपने, मेरा ख्याल है कि 92 को बंद करने की कोशिश की। दूसरा ये पॉइंट है जो जजमेंट में है कि 92 के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लिया। आपने सारा गिनवा दिया, बहुत अच्छा किया कि हम पहले से इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि आपने नहीं दिखाना। 92 लाइव दिखा रहा था ऑपरेशन, जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जान ख़तरे में आ गई। जो वहाँ ऑपरेशन कर रहे थे उनके रेड सर्कल लगा के उनके चेहरों पे वो दिखाए जा रहे थे टीवी पे। उनके घरों पे पूरे मुल्क में हमले शुरू हो गए। जो निसार के घर पे भी हमला हुआ, कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, पता नहीं कहाँ, पूरे मुल्क में सड़कें उन्होंने बंद कर दी, चौराहे बंद कर दिए। हेट स्पीच वो ऑनर कर रहे थे, इंसाइटमेंट टू वायलेंस हो रही थी, तशद्दुद पे उकसा रहे थे लोगों को। और साथ ये तो ये 92 सारा कुछ कर रहा था। अब जो ISI ने और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिपोर्ट दी है, उसमें ये तस्लीम फाइनेंस भी कर रहे थे, उसमें उन्होंने इतराफ़ जुर्म किया है कि ये 92 ये सब कुछ कर रहा था। लेकिन मुझे जनरल फैज़ फ़ोन करके ये कह रहा था कि 92 तुमने बंद क्यों किया, खोलो इसको। मैंने कहा वो हेट स्पीच चला रहा है, वो लोगों को तशद्दुद पे उकसा रहा है, वो सिक्योरिटी के जो ऑपरेशन में लोग शामिल हैं उनके पे लाल दायरे लगा के चला रहा है, लोगों के घरों पे हमले हो रहे हैं और मुझे कह रहे हैं 92 खोलो। तो ये तशद्दुद आप और फैलाना चाह रहे हैं, कहते नहीं खोलो। मैंने कहा मैं नहीं खोलता। उसने 2-3 दफ़ा मुझे कॉल किया, मैंने नहीं खोला। उसने कहा अगर आपने 92 नहीं खोला, वो मुझे बहुत, उन्होंने कॉलें की हुई हैं, मुझे बहुत तंग कर रहे हैं कि जी हमारा चैनल बंद कर दिया, बाकी चल रहे हैं, तो आप फिर बाकी भी बंद कर दें। मैंने कहा जी मैं बाकी नहीं बंद कर सकता, जो जुर्म करेगा उसको सज़ा मिलेगी, हर एक को कैसे सज़ा दे दें। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। आधे पौने घंटे बाद मुझे मैसेज आ गया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से कि फेडरल गवर्नमेंट ने सेक्शन 5 एक है कानून में पैमरा के, कि सेक्शन 5 के तहत हम पॉलिसी ये जो गाइडलाइन आपको दे रहे हैं कि तमाम टीवी चैनल पाकिस्तान में, प्राइवेट टीवी चैनल जो हैं लाइसेंस याफ्ता पैमरा के, वो बंद कर दिए जाए। तो कौन उस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर थे और मरीम औरंगज़ेब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे। उस पे उस शिक में ये लिखा है कि अगर पैमरा का व्यू डिफरेंट हो फेडरल गवर्नमेंट से तो फेडरल गवर्नमेंट का व्यू जो है वो प्रिवेल करेगा। अब उस पे वो बस फिर करना हो गया बंद। अब ये सारी बात है और इसलिए मैं ये चाह रहा था कि इस जजमेंट में, ये तारीख़ी जजमेंट है, इसमें ये चीज़ें
क्लैरिटी से आनी चाहिए कि एक फेज़ अलग था, दूसरा फेज़ अलग था। मेरे जाने के बाद फिर मुझे ज़ाहिर है फ़ौरन साकिब निसार नहीं, साहब ने आपको पता निकलवा है दिया। उसके अंदर हुआ क्या था? इस ये केस उसके बाद जब एडजर्न हुआ, वो आपको याद है ब्रिगेडियर फलक नाज जो हैं वो आया करते थे आईएसआई की तरफ से, क्योंकि वो रिपोर्ट्स वगैरह मंगवाई थी आईबी से, आई से, और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थे। तो उनसे एक सवाल पूछा गया था उसमें कि जनाब ये इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं ये किस कानून के तहत, क्योंकि कहा गया था कि पता करके बताएं कि जो टीएलपी है इसको कौन फाइनेंस करता है और इसके क्या माली मामलात की इन्वेस्टिगेशन। तो उन्होंने कहा कि जी ये हमारा तो काम नहीं, ये स्टेट बैंक का काम है। तो उस पर पूछा उन्होंने कि जनाब फिर आप किस कानून के तहत काम करते हैं? उन्होंने कहा जी हम तो पाकिस्तान कवानीन के तहत काम करते हैं। तो उन्होंने जो उसमें जजमेंट में पैराग्राफ लिखा हुआ है कि उनसे पूछा उनसे कि ब्रिगेडियर फलक नाज साहब से कि जनाब कौन से कानून के तहत? तो फलक नाज साहब जो है वो कोई एक कानून भी जो है वो अदालत को नहीं बता सके कि फ़लाँ कानून या उसके तहत हम करते हैं। फिर उस जजमेंट के अंदर बड़ी एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है जो मुख्तलिफ अमेरिकन MI1, MI5, MI6, अमेरिकन CIA और वो सारा कि एक कौन से वो जो लीगल फ्रेमवर्क के अंदर वो काम करते हैं, वो एक बड़ा खूबसूरत है उसके अंदर वो सारा पढ़ना। तो यहाँ पे अब मुझे एक बात बताएं कि अब आप तो जो है वो चेयरमैन पैमरा नहीं है, आप इसको कैसे क्लैरिफाई करेंगे? किसको? क्योंकि पैमरा तो अब नहीं, अब हाँ वो जो बाद में करने लगा था, उसके बाद फिर ये मुकदमा 6-7 महीने लगा ही नहीं था जी। जिसके अंदर हुकूमत तब्दील हुई, फिर बहुत सारी सूरत हाल हुई। फिर उसके बाद जब नई हुकूमत बनी, अनवर मंसूर खान साहब अटर्नी जनरल बने, उन्होंने फिर बहुत सारी बातें की। एनीवेज तो वो नहीं, तो नहीं, मैं तो इस पर आप कुछ नहीं कर सकता ना। मैं तो नहीं चेयरमैन पैमरा, जो चेयरमैन पैमरा अब हैं या उसके बाद थे उस वक्त, उन्होंने किया या नहीं किया वो उसका जवाब तो वो देंगे। मैं तो कह रहा हूँ जो जजमेंट में ये लिखा हुआ है कि तो आपने कोई रिव्यू फाइल किया? चैनल 92 नहीं, मुझे मैं कैसे अपनी ज़ाती हैसियत में रिव्यू नहीं फाइल कर सकता। जब ये केस चल रहा था मुझे तो निकाला जा चुका था ना पैमरा से। जैसे साकिब निसार साहब और आसिफ सईद खोसा साहब की मेहरबानी से उनकी इंस्ट्रक्शन यहाँ से नहीं, तो आपको क्या एतराज़ क्या है उसके ऊपर? मुझे एतराज़ ये कि चैनल 92 के ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया था। अच्छा, एक बात ये पैमरा को कहा है उन्होंने कि पैमरा अपना काम करने में नाकाम रहा। मैं कह रहा हूँ दिसंबर 2017 तक पैमरा नाकाम नहीं रहा था अपना काम करने में, बाद में नाकाम रहा है तो वो मेरा कसूर नहीं है। अब उसमें जो उसमें था ना, एक तो ये मैंने आपको बता दिया कि चैनल 92 को बंद किया गया था कि वो ऑफेंसिव मटेरियल दिखा रहा था। डॉन और जियो पे दूसरा पॉइंट है जजमेंट में कि उनको पिछले नंबरों पर भेजा गया, पैमरा नाकाम रहा। वो उस वक्त पैमरा दिसंबर 2017 के बाद उनको धकेला गया जब मैं निकाल दिया गया। उसके बाद जब तक मैं रहा हूँ जियो और डॉन अपने नंबरों पर रहे, वो अपनी पॉलिसी को परस्यू करते रहे। ये रिकॉर्ड में निकाल के देख लें। जियो और डॉन ने पॉलिसी अपनी बदली ही उस वक्त है जब मैं निकल चुका था और उन पर प्रेशर आया, बंद कर दिया। वो चैनल वैसे तबाह होने लगे थे, माली तौर पे ख़त्म हो गए थे, तब वो उन्होंने मानी है। और फिर ISPR से जो इंस्ट्रक्शंस आती थी एज इट इज़ वो जियो और डॉन पे भी चलना शुरू हो गई। पहले दूसरे चैनल पे चलती थी, सिर्फ डॉन और जियो पे नहीं चलती थी। तो मैं अब आप मुझे बताएं, मेरा मुल्क है, मेरा वतन है, मेरे बच्चों का वतन है। ना मैं बाहर गया हूँ, ना मैं बाहर जायदादें खरीदी, ना मेरे बच्चों को मैंने बाहर भेजा, ना उनकी नाम मैंने जायदादें 20-20 साल की उम्र में अरबों रुपए की करवा दी हैं। तो फिर मैं ऑफेंसिव क्यों ना हूँ, मैं तलखी क्यों ना आए जब मैं अपनी धरती को, अपने घर को, अपने वतन को तबाह होते और नीचे जाते देखता हूँ। और जो लोग कर रहे हैं, मैं डफर तो नहीं हूँ, मुझे नज़र आता है, मेरा दिमाग काम करता है, मैं सांस लेता हूँ, मैं ज़िंदा हूँ। तो मैं ज़िंदा हूँ तो मेरा दिल धड़केगा ना। तो उसमें मैं अपने घर को तबाह होते देख के शोर क्यों ना मचाऊँ? जितनी देर सांस है, जितनी देर ज़िंदगी है, ये कहता रहूँगा, कहूँगा। बहुत शुक्रिया अबसार साहब। किसी दिन जो है हम आपसे वक्त लेंगे और फिर पूछेंगे अबसार आलम कौन है। ज़रूर। तो बहुत शुक्रिया टाइम देने का। तो मैंने कहा एक तारीख़ का एक पन्ना है, ज़रा वो भी खोल के देख लिया जाए। अच्छा किया आपने कि क्या उसमें क्या कुछ गुजरा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। चराए दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दी। चलाने के बाद